नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनुपम उपाध्याय। साथियों, जिस इस्लामिक नाटो का खाका इस्लामाबाद में बन रहा था, उसी नक्शे पर अंकारा ने लाल स्याही यानी कि कैंसर लिख दिया। पाकिस्तान को उम्मीद था कि तुर्की की ताकत, सऊदी अरब का पैसा और खुद की सेना तीनों मिलकर एक ऐसा इस्लामिक सुरक्षा गुट बनाएंगे जो पश्चिम को आंख दिखा सके। लेकिन खेल वहीं पलट गया जब तुर्की ने सीधा, सख्त और सार्वजनिक संदेश दे दिया कि अपनी सुरक्षा उधार की ताकत पर मत टिकाइए। यह सिर्फ पाकिस्तान के लिए चेतावनी नहीं थी, यह सऊदी अरब के लिए डिप्लोमेटिक झटका भी था। अब सवाल और भी खतरनाक हो गया कि क्या तुर्की को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं रहा? क्या सऊदी तुर्की रिश्ते में नई दरार उत्पन्न हो रही है? और क्या इस्लामिक नाटो अब पैदा होने से पहले ही दफन हो चुका है? आज की इस कहानी सिर्फ एक बयान पर ही नहीं है, यह कहानी मुस्लिम वर्ल्ड की बदलती पावर पॉलिटिक्स की भी है। तो चलिए परत दर पर समझते हैं तुर्की पीछे क्यों हटा और इसका असर कहां कहां पड़ेगा। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, टर्की से नो, इस्लामिक नाटो, पाकिस्तान सऊदी पैक्ट जियो पॉलिटिकली शॉक पे। कुछ समाचार पत्रों ने इसे प्रमुखता से छापा है। एक तरफ आपको न्यूज 24 दिख रहा है जो कि लिखता है, टर्की चेंजेस टोन, ब्लंट मैसेज टू पाकिस्तान, डू नॉट रिली ऑन एक्सटर्नल पावर्स, सऊदी अरबिया ऑल्सो। दूसरी तरफ न्यू है, व्हाई टर्की टॉक्स विद पाकिस्तान एंड सऊदी अरबिया मैटर्स। इसी के ऊपर चर्चा होगी। इस्लामिक नाटो बनने से पहले ही दफन हो गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का और अंत तक देखिएगा और फिर उसके बाद अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। साथियों, पाकिस्तान की रणनीतिक सोच एक साफ दिशा में बढ़ती दिखती है कि पश्चिम पर निर्भरता कम हो, मुस्लिम देशों के सहारे एक नया सुरक्षा ढांचा जो है वो खड़ा कर दिया जाए। और इसी सोच के साथ उस विचार का जन्म हुआ जिसे मीडिया ने नाम दिया था इस्लामिक नाटो। साथियों, पाकिस्तान की स्थिति को जब आप समझेंगे तो पूरी स्थिति आपको समझ में आ जाएगी। पाकिस्तान के भारत के साथ स्थायी सामरिक तनाव और अमेरिका के साथ विश्वास में गिरावट, आईएमएफ और पश्चिमी संस्थानों पर आर्थिक निर्भरता, चीन पर जरूरत से ज्यादा रणनीतिक झुकाव। तो ऐसे में पाकिस्तान को लगा कि अगर नाटो की तर्ज पर मुस्लिम देशों का एक सुरक्षा गुट बन जाए तो उसे रणनीतिक बीमा यानी कि स्ट्रेटेजिक इंश्योरेंस जो है वो मिल सकता है। और पाकिस्तान की प्लानिंग काफी स्पष्ट थी कि पाकिस्तान के पास सेना और न्यूक्लियर क्षमता है, फ्रंट लाइन स्टेट की भूमिका में वो रह सकता है। सऊदी अरब के पास पैसा है, तेल है, राजनीतिक वजन है, मुस्लिम वर्ल्ड में धार्मिक प्रभाव है। तुर्की के पास आधुनिक सैन्य टेक्नोलॉजी है, ड्रोन डिफेंस स्ट्रेटजी है और सबसे अहम नेतृत्व की क्षमता यानी कि पाकिस्तान की फौजी ताकत, सऊदी की आर्थिक रीढ़ और तुर्की की नेतृत्व और दिशा, ये सभी मिलकर बनेंगे क्या? इस्लामिक नाटो। तो ये पूरी की पूरी संकल्पना थी, क्योंकि ये ढांचा जो साथियों स्पष्ट रूप से नाटो से प्रेरित था। हालांकि नाटो अब खुद ही अपने वजूद की लड़ाई खुद ही लड़ रहा है, नाटो अंदर अंदर ही खोखला हो रहा है, लेकिन यहां इस्लामिक नाटो की संकल्पना की गई थी और इसका उद्देश्य था कलेक्टिव सिक्योरिटी का, यानी कि सामूहिक सुरक्षा का। एक देश पर हमला सब पर हमला माना जाएगा, सैन्य सहयोग और साझा रणनीति के साथ काम किया जाएगा। हालांकि कभी औपचारिक प्रस्ताव इसको लेकर नहीं बना, ना कोई चार्टर बना, ना कोई संधि बनी, लेकिन डिप्लोमेटिक संकेत जो है वो लगातार मिलते रहे। लेकिन यहां तुर्की जो है वो सबसे बड़ा गेम चेंजर है, असली गेम चेंजर यही। तुर्की की विदेश नीति भावनात्मक इस्लामिक एकता से ज्यादा रियल पॉलिटिक्स के ऊपर टिकी हुई है। तुर्की चाहता है कि खुद को स्वतंत्र शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए, यानी कि ऑटोनोमस पावर के रूप में। तुर्की अमेरिका, रशिया, अरब दुनिया सबसे अपने रिश्ते को बहुत बैलेंस्ड रखना चाहता है। वो किसी गुट में फंसना नहीं चाहता जहां उसे दूसरे के एजेंडे ढोने पड़े। वहीं से ये कहानी की पूरी पलट जाती है। तुर्की की जो नई सोच है साथियों, वो अलायंस की नहीं है, तुर्की की नई सोच रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। और इसी को लेकर तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान
का एक बयान जो है वो सिर्फ एक डिप्लोमेटिक लाइन नहीं था, बल्कि तुर्की की बदली हुई स्ट्रेटेजिक फिलॉसफी का सार था। उनका मूल संदेश था, सिक्योरिटी को आउटसोर्स मत करो। और इसका असली मतलब यह है, अगर बहुत ही आसान शब्द में हम समझें, तो तुर्की नहीं चाहता है कि कोई भी देश अपनी सुरक्षा, अपनी रणनीतिक सोच और अपनी जिम्मेदारी किसी नए या बाहरी सैन्य गुट के भरोसे छोड़ दे। नाटो के मॉडल को अगर हम याद करें, नाटो के मॉडल को अगर देखें, तो नाटो का मॉडल क्या है? नाटो का मॉडल सीधा यही है, कलेक्टिव डिफेंस का, कि अगर एक पर हमला होगा तो हम मानेंगे कि सब पर हमला हुआ है और सब कूद जाएंगे। इसमें छोटे देश अक्सर अपनी स्वतंत्र रणनीति को खो देते हैं। तुर्की अब इस मॉडल से मानसिक दूरी बनाना चाहता है, क्योंकि उसने देख लिया है कि नाटो का हश्र क्या हो रहा है। उसने यह भी देख लिया कि किस प्रकार से अमेरिका नाटो के बाकी सदस्य देश, स्पेशली यूरोपीय देश को जो है वो किस प्रकार से टारगेट कर रहे हैं। कल रात की आपने वीडियो अगर हमारी देखी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार से यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो अमेरिका को छोड़कर चीन की तरफ जो है आकर्षित हो रहे हैं। और तुर्की का नया फोकस यही है। तुर्की की सोच जो है वो 3 स्तंभों पर टिकी है। सबसे पहला, रीजनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि क्षेत्रीय रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, जिम्मेदारी के बारे में। वो हर क्षेत्र में यह चाहता है कि अपने संकट को आप खुद संभालिए, चाहे मिडिल ईस्ट की बात हो, चाहे साउथ एशिया की बात हो, चाहे कॉकस के क्षेत्र की बात हो। कोई भी बाहर से सिक्योरिटी मैनेजर ना आए। दूसरा, नाटो चाहता क्या है? नाटो चाहता है लोकल सॉल्यूशन, लोकल डिप्लोमेसी, लोकल मिलिट्री कैपेसिटी, लोकल पॉलिटिकली ऑनरशिप। यानी कि भैया समस्या तुम्हारी है तो समाधान भी तुम्हें करना है, हमको जबरदस्ती इसमें मत खींचिए। तो तीसरा, रूल बेस्ड कॉपरेशन, यानी कि फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप, इशू बेस्ड कॉपरेशन, नॉन परमानेंट मिलिट्री ब्लॉक। यानी कि तुर्की चाहता है, देखो भैया कॉपरेशन करो लेकिन डिपेंडेंसी मत रखिए। पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान डिपेंडेंसी के साथ चाहता है। पाकिस्तान डिपेंडेंस होना चाहता है कि भैया किसी और से टेक्नोलॉजी लो, किसी और का पैसा लो और खुद की जो है वो तुती बुलवाओ। लेकिन यही चीज जो है वो नाटो की संकल्पना को लेकर टर्की बचा हुआ है। तथा इस्लामिक नाटो की कल्पना ही तुर्की की सोच से टकरा रही थी कि ये भी एक तरह से अगर हम बात करें तो ब्लॉक पॉलिटिक्स होगा। इसमें भी सामूहिक युद्ध का दबाव होगा, दूसरे से संकट में फंसने का खतरा होगा और सबसे अहम, नेतृत्व का बोझ। तुर्की समझता है कि अगर ऐसा गुट बना तो हर संकट में उंगली तुर्की की तरफ उठेगी। लीडर हो, कुछ तो करो। और यही वह जाल है जिसमें तुर्की फंसना नहीं चाहता है, इससे बाहर रहना चाहता है। तुर्की के विदेश मंत्री का जो ये संदेश है, वो सीधा संदेश यही था कि असली समस्या बाहरी हस्तक्षेप नहीं, बल्कि देश के बीच भरोसे की कमी है। सुनने में यह एक साधारण सा स्टेटमेंट लगता है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में यह साधारण कुछ नहीं होता है। यह बयान सीधा सीधा पाकिस्तान की रणनीतिक संस्कृति पर था, नाम लिए बिना, लेकिन निशाना बिल्कुल सटीक मारा जा रहा था। क्योंकि पाकिस्तान की पुरानी आदत सबको पता है। पाकिस्तान का पैटर्न जो है वो सभी के सामने जो है वो साफ है कि पाकिस्तान चाहता क्या है। सच्चे 1950 से लेकर 1980 तक पाकिस्तान की निर्भरता जो है वो अमेरिका के ऊपर। 2000 में अगर हम बात करें तो वॉर ऑन टेरर में फिर वो अमेरिका की तरफ आकर्षित हुआ। अब वर्तमान में चीन के ऊपर ओवर डिपेंडेंस है। बीच बीच में खाड़ी देशों से फाइनेंशियल लाइफलाइन जैसे कि सऊदी अरब से लेता रहता है। और हर दौर में उसकी सोच एक ही रही है कि कोई बाहरी ताकत हमारी सुरक्षा और हमारी अर्थव्यवस्था को संभाल ले। और तुर्की इसी सोच को स्ट्रेटेजिक इमैच्योरिटी मानता है। इसी को वो ट्रस्ट डेफिसिट का असली मतलब बताता है। और जब फिदान कहते हैं कि ट्रस्ट की कमी की असली समस्या, तो उसका मतलब है कि पड़ोसियों पर भरोसा नहीं है, भारत के साथ स्थायी टकराव है, अफगानिस्तान के साथ अस्थिर रिश्ता है, ईरान के साथ संदेह है। यानी कि बार बार पाकिस्तान का यू टर्न, सिविल मिलिट्री असंतुलन और आर्थिक सुधारों में असंगता, ये बताता है कि पाकिस्तान को खुद की नीतियों पर ही भरोसा नहीं और इसलिए पाकिस्तान भरोसा बाहर ढूंढ रहा है। पाकिस्तान अलायंस बनाने की बात कर रहा है, पाकिस्तान सिक्योरिटी अम्ब्रेला की बात कर रहा है, पाकिस्तान इस्लामिक ब्लॉक जैसे आइडिया पे काम कर रहा है। और तुर्की बार बार यही कहना चाहता है कि जब अंदर भरोसा नहीं तो बाहर गठबंधन जो है वो कैसे टिकाऊ हो सकते हैं। पहले अपने घर को संभालो। और तुर्की ने डिप्लोमेटिक भाषा में साफ कह दिया, इंटरनल स्टेबिलिटी लाइए, इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी बनाइए, नेबरहुड रिलेशन ठीक करो, उसके बाद कॉपरेशन मीनिंगफुल होगा।
पार्टनरशिप सस्टेनेबल होगा, अलायंस की जरूरत कम पड़ेगी। यानी कि फेल्ड इंटरनल मैनेजमेंट को एक्सटर्नल अलायंस से कंपनसेट नहीं किया जा सकता। और यहां से सऊदी अरब को भी अगर हम बात करें तो सऊदी अरब को भी कहीं ना कहीं यहां से एक झटका लगा हुआ है। अब तक माना यह जा रहा था कि सऊदी पाक रक्षा सहयोग में तुर्की शामिल हो सकता है, लेकिन तुर्की ने सीधे कहा कि नो टर्किश डोमिनेंस, नो अरब डोमिनेंस, नो पर्शियन डोमिनेंस। यानी कोई एक देश लीडर नहीं होगा, कोई शक्ति केंद्र में नहीं होगा, और यह बात सऊदी अरब के क्षेत्रीय नेतृत्व की सोच से भी टकराती है। साथियों, मिडिल ईस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो टर्की खुद को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर शक्ति बनाना चाहता है। वह किसी नए सैन्य गुट में फंसकर ना पाकिस्तान के साथ होकर भारत केंद्रित तनाव ढोलना चाहता है, ना सऊदी ईरान प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनना चाहता है। सऊदी अरब क्षेत्रीय सुरक्षा में नेतृत्व की भूमिका चाहता है। किसी भी इस्लामिक सुरक्षा ढांचे में वह खुद को नेचुरल लीडर मानता है, और यही सोच जो है वो सऊदी और टर्की की टकरा रही है। पाकिस्तान आर्थिक और रणनीतिक दबाव बाहरी सहारे से खोज रहा है, और वो चाहता है कि टर्की उसकी भू राजनीतिक चिंताओं का फोर्स मल्टीप्लायर बने। और तुर्की ने यही इस बात को रोका है कि वह ना किसी का औजार बनेगा और ना किसी का ब्लॉक का जूनियर पार्टनर। अब ये सारी की सारी घटनाएं जब हो रही हैं तो भारत इन सारी घटनाओं पर बहुत ध्यान से देख रहा है। और टर्की का पाकिस्तान का जो सीधे साफ संदेश है कि अपनी सुरक्षा बाहरी ताकतों के भरोसे मत चलाओ, भारत के लिए एक रणनीतिक राहत है। पाकिस्तान लंबे समय से मुस्लिम देशों को जोड़कर भारत के खिलाफ इस्लामिक सुरक्षा ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की को इस योजना से किनारा करता देखकर यह समझा जा सकता है कि पाकिस्तान अब इस्लामिक दुनिया को अपने एजेंडे पर एकजुट नहीं कर पा रहा है। और दूसरा, अगर तुर्की की बात करें तो भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नीति से जो है वो मेल खा रही है। भारत यही मानता है कि क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान क्षेत्रीय देशों के साथ मिलकर करना चाहिए, ना कि किसी बाहरी शक्तियों के ऊपर निर्भर होकर। तीसरा देश अगर इसमें आएगा तो चीजों को नहीं समझेगा। मध्य पूर्व में भारत की स्थिति काफी मजबूत है। जहां भारत आर्थिक साझेदारी और स्थिरता का प्रतीक बन रहा है, वहीं पाकिस्तान की छवि एक आउटसोर्स डिपेंडेंट और कमजोर राज्य के जो है वो बनती जा रही है। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो यह स्थिति भारत के लिए भी अगर हम देखें तो बहुत सही। चलिए आगे बढ़ते हुए इस चीज को रखें तो यानी कि कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में जो ये शतरंज की विसात बैठी हुई है, इसमें बहुत सारे जो मोहरे हैं वो अपना जगह जो है वो अपना पद जो है वो बदल रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में हमने कहा कि डेप्ट, सिक्योरिटी डिपेंडेंसी और एड के भरोसे ही ये चल रहा है, और इस पे टर्की ने जो है एक लाल रेखा खींच दी है। अलायंस फेल, स्ट्रेटजी सर्वाइव। तो अंततः यही कह सकते हैं साथियों कि टर्की का पाकिस्तान की इस्लामिक सैन्य गुट वाली सोच से दूरी बनाना यह दिखाता है कि आज की भू राजनीति में भावनात्मक गठबंधन नहीं, जिम्मेदार आत्मनिर्भर रणनीति अहम हो गई। पाकिस्तान बाहरी सहारे पर टिकी नीति पर जब सीमाओं पर पहुंचती दिख रही है, जबकि भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमिक और आर्थिक केंद्रित विदेश नीति तेजी से ज्यादा स्वीकार्य और प्रभावी बनते जा रही है। भारत की सोच के साथ अन्य देश अपनी सोच को मैच कर रहे हैं, और टर्की भी यही चाह रहा है कि हम स्वतंत्र रहें, हमारी सोच स्वतंत्र रहे, हम किसी गुट का हिस्सा ना रहें, बाकी सबके साथ हम बैलेंस बना के। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं, और कैसा लगा ये सेशन ये भी बताएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।